दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि मेरे प्यारे साथी आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हम लोग क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में आपका होने वाला है, इस 2023 बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो में यानी कि सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। कितना? 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट को करने वाले हैं। ठीक, जितना भी इस वीडियो में क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके एग्जाम के आधारित प्रश्न रहने वाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने ब्रिलियंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया है और इस वीडियो में ब्रिलियंट प्रकाशन जो बुक आता है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी 40 के 40 प्रश्न है पहले पूरा वीडियो को देखिए और खुद से 40 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। इसके बाद आप अपने हैंड को कष्ट दीजिए और एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और 40 के 40 प्रश्न का आंसर आप अपने कॉपी में एकदम छाप लीजिए और छापने के बाद क्या कीजिए, अपने माइंड में एकदम पूरे क्वेश्चन को उतार लीजिए ताकि सामाजिक विज्ञान से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए, सारे का सारे क्वेश्चन सही हो पाए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कीजिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है जीएस मैग्नेट। चैनल का नाम है जीएस मैग्नेट। यह जीएस मैग्नेट आपको 100% सफलता दिलाने के लिए यह चैनल बना है और लगातार आपको इसमें प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक, आइए आज के सेशन का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। आपको बताना है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। और देखिए इस वीडियो में 40 प्रश्न है, मैंने बताया है पहले ही, और 40 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। उसी में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, सही आंसर करना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का ही समय मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर मैं बात करूं यंग यूरोप का संस्थापक तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी था। यह यंग यूरोप क्या था? तो यंग यूरोप एक अंतर्राष्ट्रीय संघ था जिसका गठन मेजनी ने 1834 में किया था। कब किया था? 1834 में। अगर मैं मेजनी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करूं तो मेजनी जो था इटली का रहने वाला था। ठीक, यह एक साहित्यकार भी था, यह गणतांत्रिक योग्य सेनापति भी था मेजनी। ठीक है, इसके साथ साथ मेजनी एक पत्रकार भी था। क्या था? एक पत्रकार भी था। इतना फैक्ट इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं यानी कि गेरीबाल्डी के बारे में। अगर मैं गेरीबाल्डी की बात करूं तो गेरीबाल्डी का जो जन्म हुआ था 1807 में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में हुआ था। निस नामक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? निस नामक नगर में हुआ था। यह जो गेरीबाल्डी था यह एक पेशे से, बार बार पूछता है, यानी कि गेरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। क्या था? नाविक। देखिए बहुत बार आपको ये नाविक शब्द दिखा होगा, मिला होगा पढ़ने के लिए। आखिर नाविक का मतलब होता क्या है? पता है आपको? पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता तो मैं आज आपको बता देता हूँ। नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला। क्या चलाने वाला? नाव चलाने वाला। ठीक, यह क्या था इसका, यानी कि जो गेरीबाल्डी का पेशा था यह समुद्रों में क्या चलाता था? नाव चलाता था। क्या चलाता था? नाव चलाता था। ठीक है, और यह गेरीबाल्डी जो था यह मेजनी के विचार को शुरू में मानता था। बाद में यह काबूल के प्रभाव यानी कि प्रभाव में आकर के संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। यानी कि संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। किसका समर्थक बन गया? संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। किसके प्रभाव में आकर के? काबूल के प्रभाव में आकर के। संवैधानिक राजतंत्र क्या है? यानी कि वैसी व्यवस्था जहां राजा के द्वारा ही कोई कानून बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर मैं बात करूं यानी कि विक्टर एमेनुएल के बारे में, तो विक्टर एमेनुएल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सार्डिनिया का क्या था? यह एक राजा हुआ करता था जो इटली में पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर ऑप्शन डी को देखिएगा, मुसोलिनी के बारे में कुछ आप जानिएगा, तो मुसोलिनी जो था इटली का क्या था? एक राजनेता था। क्या था? एक राजनेता था। कौन था? यानी कि मुसोलिनी इटली का क्या था? एक राजनेता था। इसने एक अपना पार्टी बनाया था, यानी कि एक दल बनाया था जिसका नाम था राष्ट्रीय फास्टिक पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा जा रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। आपको बताना है जो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो मैं अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा जा रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के बारे में अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी 1848 में क्या हुआ था, साम्यवादी घोषणा पत्र को क्या किया गया था, यानी कि प्रकाशित किया गया था। देखिए मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो जब लंबा हो जाता है तो देख नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए केवल प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए, ठीक, और आप अच्छे से क्वेश्चन को कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि रास्पुटिन कौन था। राष्ट्रपुतिन कौन था। तो अगर मैं इसका सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था, एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है हमसे कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कीजिए। तो अगर मैं इसका सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, पुर्तगाली जो थे हिंद चीन में प्रथम बार पहुंचे थे, पहली बार पहुंचे थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, बार बार पूछा गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर मैं बात करूं नरोत्तम सिंहाणु का तो ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया के क्या थे, एक शासक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन नंबर कितना हो, क्या हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मतलब जलियांवाला बाग जो, ये जलियांवाला बाग जो था ना, ये जल्दी नामक व्यक्ति का एक क्या था, यानी कि बाग था, जल्दी नामक व्यक्ति का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ करता था। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो जितने भी पूंजीपति वर्ग थे वो ऑप्शन नंबर कितना, ए, श्रमिक वर्ग का क्या करते थे, शोषण करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो आर्थिक महामंदी हुआ था वह विश्व के अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव क्या पड़ा, उससे वही बताना है आपको। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ गई। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर जब प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, भुखमरी बढ़ेगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो आंख बंद करके इसको लगाइए, ऑप्शन नंबर ए, चीन में जो हुआ था प्रथम बार कागज का क्या हुआ था, यानी कि आविष्कार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आपको बताना है। चलिए इसका थोड़ा ऑप्शन नीचे भी है। चलिए जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो मार्टिन लूथर भी रंग विरोधी के पक्ष में थे, महात्मा गांधी भी चाहते थे यानी कि रंग विरोधी खत्म हो, ओलंपिक धावक टॉम्बी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस भी चाहते थे कि भेदभाव खत्म हो, लेकिन नहीं थे कौन, जेडी गुडी जो थे रंग विरोध के विपक्ष में, मतलब रंग विरोध के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाए देखिएगा इधर, यानी कि रंग विरोध के विरोधी नहीं थे तो कौन थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य। तो अगर मैं भाषा के आधार पर बात करूं भारत के बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को इसका क्या किया गया था, यानी कि गठन किया गया था। ठीक है, किसका गठन किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर यह राज्य बना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर, सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से पढ़कर राइट आंसर कीजिए। ठीक है,
चलिए मैं अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, ठीक है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यानी कि जितना भी लोग होते हैं अपने क्या करती है, समेटने का काम करती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपको बताना है कि जो हमारे लोग के यहाँ चुनाव होता है ना, तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है। तो अगर मैं बात करूँ इसका तो पंचायती राज ऑप्शन नंबर सी, बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण यानी कि प्राप्त है पंचायती राज में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछ रहा है। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिला था। तो आपको पता होगा जो 1977 में चुनाव हुआ था और इंदिरा गांधी का सरकार गिरा था, तो एक गठबंधन की जो पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, जनता पार्टी। बहुत सारे दलों का गठबंधन हुआ था और जनता पार्टी को क्या मिला था, बहुमत मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। आपको बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर कितना बी, 2005 में लागू हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से देश में मिश्रित व्यवस्था है, यानी कि आपको बताना है कि 4 गो ऑप्शन में जो देश दिया गया है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी, भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य आपको बताना है कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो बिहार भी एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जल्दी से बताइए। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए, पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। और बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला भी क्या है, पटना ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। जैसे हम लोग के यहाँ का क्या है, यानी कि रुपया है ना, तो आपसे बांग्लादेश का मुद्रा का नाम पूछा जा रहा है, बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, टाका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, व्यावसायिक बैंक जो है एक संस्थागत क्या है, यानी कि वित्त का साधन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आपको पता होगा 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का क्या किया गया, 14 मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक। इंदिरा गांधी ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1969। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर मैं बात करूं भारत में सेवा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 26, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया। आपको बताना है जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पास हुआ है वो कब लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई 2020 को क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आपको बताना है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो अनवीकरणीय संसाधन, या कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यानी कि रेहर मृदा या रेगुर मृदा कहते हैं। इसमें क्या होता है, कपास की खेती किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है।
वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, आपको यही बताना है। तो अगर इसका सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गेहूं एक फसल है, कौन सा फसल है? तो आपको पता हो गया गेहूं क्या है, यानी कि शीत ऋतु वाला फसल है, यानी कि रबी फसल है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो उजला सोना जो होता है वो किसको कहा जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर कितना, बी, कपास को क्या कहा जाता है, उजला सोना कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर क्या है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर भारत में कौन सा राज्य है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़क की लंबाई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? बिहार में आपको बताना है कि सबसे अधिक लीची कौन कौन से जिला में होता है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फर और वैशालीपुर में क्या होता है, मुजफ्फरपुर और वैशाली में क्या होता है, सबसे अधिक लीची होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छिद्र है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, 7.32% क्या है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, यानी कि वन आच्छादित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो आप लोग को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी, अनाज रखने के लिए क्या बनाया गया है, गोलघर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आपको बताना है कि मानव जनित आपदा कौन नहीं है। तो आप लोग को पता होगा सांप्रदायिक दंगा जो है मानव जनित आपदा है कि नहीं, है ना। अगर देखिए आतंकवाद क्या है, मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं तो तीनों मानव जनित ही आपदा है। ठीक है, जो मानव के द्वारा ही किसी ना किसी तरह से अंजाम दिया जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर चले जाना चाहिए? तो आपको पता होगा कि हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर क्या कर देना चाहिए, चला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि जल की अधिकता होगी, सत्य बात है। नदी के तली में अवसाद का जमाव, ये भी सही है। वर्षा का अधिकता, यानी कि ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर है, और इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सही जवाब आप कमेंट में डालिए। ठीक है, और मैं कमेंट के माध्यम से आपको क्या करूँगा, इसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगर सेशन का सारे क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आसपास जितने आपके फ्रेंड हैं जो बिहार बोर्ड 2023 में फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सबको जोड़िए, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देखिए वीडियो में कोई त्रुटि हो ना, चाहे क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है।